हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, और ऑप्शन के अनुसार क्या होगा इसका आंसर जानेंगे। ए में है शरीर के भार का 60% से अधिक, या शरीर के भार का 40%, या फिर शरीर के भार का 30%, या फिर शरीर के भार का 25%। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के भार का 60% से अधिक होता है मानव शरीर में क्या? पानी की मात्रा। चूँकि आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि शरीर में जो है पानी की मात्रा की अगर हम बात करें, शरीर में पानी की अगर हम मात्रा की बात करें तो ये क्या होता है, इससे उम्र, लिंग, शरीर की बनावट, शरीर की बनावट इन सभी पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक वहीं अगर बात करें और क्या आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपसे पूछेगा कि नवजात शिशु में या फिर नवजात शिशु के शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, लगभग जो पानी होता है 75% से 78%। तो ये डाटा भी आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ और क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है? पूछ सकता है कि शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में पाया जाता है? तो अंग में आपको मस्तिष्क में ध्यान रख लेना है। किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मस्तिष्क में सबसे अधिक पानी की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर पूछ दे कि किस कारण से जो है महिला के शरीर में पानी की मात्रा पुरुष से कम होती है। पुरुष से कम होता है पानी का मात्रा किसके अकॉर्डिंग? तो महिला में। ठीक इसका कारण क्या है? अधिक वसा। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस कारण महिलाओं के शरीर में पानी की मात्रा पुरुषों की मात्रा में क्या होती है? कम होती है। तो ये बात आपको लिख लेना है या नोट डाउन कर लेना है। ठीक इस तरह से लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे कि ज़्यादा होता है पुरुष में। और आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे जैसे क्या होता है, इंसान का उम्र बढ़ता है तो शरीर में जो पानी की मात्रा होगी वो क्या होगी? घटती है। हालांकि ये आपकी बेसिक जानकारी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक और अगर बात करें, एक पॉइंट लास्टली लिख लीजिएगा कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा या फिर पानी की मात्रा, वो कोशिका, रक्त और ऊतक के रूप में होती है। कोशिका, रक्त और क्या कहता है? ऊतकों के रूप में होती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस रूप में होती है मानव शरीर में पानी। ठीक तो देखिए, एक प्रश्न से आपके कितने सारे और भी डिटेलिंग दे दिए गए। आगे की प्रश्न पे चर्चा करेंगे और ये पूरा क्लास आपको देखना है जीके जीएस का, जिसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? किसकी बात आ गई है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। तो ये मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन नंबर डी। और ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वहीं अगर बात करें इससे आपको, ऑप्शन ए है 1 मई। तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस ध्यान रखना है। 1 मई को ही और क्या मनाया जाता है? उज्ज्वला दिवस। मजदूर दिवस सबको ध्यान होता है, उज्ज्वला दिवस भूल जाते हैं। तो यहीं पर आपको साथ ही साथ ध्यान रख लेना। 3 मई भी इम्पोर्टेंट है। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
ये सब पूछते रहता है दिवस वाला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक। और एक क्या है, ऑप्शन सी में है 15 मई। तो 15 मई से आपको क्या ध्यान रख लेना है, 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चूंकि तंबाकू निषेध दिवस की बात आई है, तंबाकू निषेध दिवस, तो एक प्रश्न आपसे यहाँ और क्या पूछ लिया जा सकता है, आपको पूछ सकता है कि तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया, तो इसका थीम क्या रहा है। 2025 की थीम आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि थीम करेंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। थीम में आपको ध्यान रख लेना है अपील का पर्दाफाश, अपील का पर्दाफाश। इसके आगे का अगर हम बात करें सेंटेंस का, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, यानी कि तंबाकू और निकोटीन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का क्या हो गया, पर्दाफाश, पर्दाफाश। ये क्या रहा, इसका थीम रहा, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले जरूर क्लास देखा करें, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर दिया कीजिए। 3 नंबर की बात करें, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका था। ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी है स्वतंत्र पार्टी और डी है भारतीय जन। तो ये था स्वतंत्र पार्टी, ठीक। ये हुआ पहला पॉइंट। स्वतंत्र पार्टी की अगर हम बात करें कि इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना वर्ष पूछ ले आपसे तो ध्यान दीजिएगा 1959 में हुआ था। कब, तो 1959 में। इसके संस्थापक कौन थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। जब संस्थापक पूछेगा तो ध्यान रखना है किनका नाम, ध्यान रखना है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, राजगोपालाचारी जो क्या थे, इसके संस्थापक थे, किसके, स्वतंत्र पार्टी के। तो ये बात आपको संस्थापक के रूप में इनका नाम ध्यान में होना चाहिए, पूछ लिया जाता। हालांकि अगर बात करें तो कुछ और नेता शामिल थे, लेकिन संस्थापक में मेनली इनका ही नाम है। इनके अलावा अगर बात करें तो के एम मुंशी, एन जी रंगा थे, मीनू मसानी, ये सब क्या थे, इसमें शामिल थे अन्य सदस्य के रूप में। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा। चलिए आगे की प्रश्न पे बढ़ेंगे, जो कि होगा चौथा नंबर। और जीके जीएस का सेशन है, तो सारे विषय के प्रश्न ऐड किए गए हैं। 4 नंबर की बात कर लें, सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का, लाहौर का, लखनऊती का या मुल्तान का। तो ये था बदायूं का। कहाँ, तो बदायूं का। ये पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ इल्तुतमिश का अगर हम आप बात करें तो पूरा नाम पूछ सकता है आपका कि इसका पूरा नाम क्या था। इल्तुतमिश का पूरा नाम की अगर बात करें तो शमसुद्दीन क्या था इसका, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सिर्फ आगे में आपको क्या जोड़ देना है, शमसुद्दीन। ये पॉइंट एक हो गया। वहीं आपसे प्रश्न और क्या पूछता है, इल्तुतमिश का पूरा प्रश्न ही देख लेते कि क्या क्या बन सकता है। तो इल्तुतमिश से आपको ध्यान रख लेना है, पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये इल्तुतमिश ही हो जाएगा और ये प्रश्न आपको
कई बार पूछा भी गया है। अगर पूछे आपसे किस राजवंश से ये संबंधित था, तो गुलाब राजवंश से, गुलाम राजवंश से संबंधित था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, पूछ लेता है इल्तुतमिश ने कौन 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, तो वो 2 सिक्के का नाम आपको ध्यान रख लेना है। कौन कौन, जैसे टका यानी कि चांदी, और जीतल का सिक्का यानी कि तांबा का। ये 2 सिक्के इसने जो चलाए थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे, पूछे जाते हैं। वहीं इल्तुतमिश से आपको एक पॉइंट और ध्यान होना चाहिए कि इसने राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली से लाहौर कर दिया, लाहौर से दिल्ली किया था। क्या, लाहौर से दिल्ली कर दिया था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली कब हस्तांतरित कर दिया था, तो 1211 ईस्वी में। कब, तो 1211 ईस्वी में। और इससे क्या पॉइंट आपका एग्जाम में बन सकता है, एक पॉइंट, इसने क्या किया था, तुर्कान ए चहलगानी नामक व्यवस्था किया था, यानी कि 40 गुलामों का समूह, 40 गुलामों का समूह, जिसको क्या कहा जाता था, तुर्कान ए चहलगानी। पूछेगा कि किसने इसका स्थापना किया था, तो इल्तुतमिश ने। तो देखिए इल्तुतमिश से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपको यहाँ पर एक ही झलक में क्या है, करा दिया गया। और एक प्रश्न पूछ सकता है कि इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, जो पूछ लेता है, जो उसके बाद दिल्ली की शासिका बनी थी, तो रजिया सुल्तान, जो कि भारतीय इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। तो आप लोग खुद देखिए कि एक क्वेश्चन से कितनी डिटेलिंग दे दी जाती है। 5 नंबर पे देखते हैं, भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 परमाणु परीक्षण के बीच की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा ये 24 वर्ष का अंतर रहा। कितने वर्ष का, तो 24 वर्ष का। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, डेट पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। 18 मई 1974 को। कब हुआ था, तो 18 मई 1974 की। वहीं अगर आपसे दूसरा परमाणु परीक्षण का पूछ ले तो दूसरा हुआ था 11 मई 1998 को, ठीक। और वही अगर पूछे कि ये दोनों परमाणु परीक्षण जो हुआ, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के क्या है, पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, दोनों परमाणु परीक्षण। देखिए 24 साल का अंतर है या नहीं, ये आपको डेट से ही पता चला जाएगा, ठीक। वहीं बात करें तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था, तो पोखरण-1 नाम दिया गया था, पोखरण-1 कहेंगे। और दूसरा परीक्षण को पोखरण-2, क्या कहेंगे, पोखरण-2, या फिर इसको क्या कह दिया जाता है, शक्ति 98। चूँकि ये 1998 की बात है तो शक्ति 98। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में होना चाहिए। पूछेगा कि पोखरण-1 के समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो पोखरण-1 के समय प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको जाना जाता था, पोखरण-1 के समय। वहीं पोखरण-2 के समय की बात करें तो कि पोखरण-2 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तब कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी।
आप लोग भी नोट डाउन ज़रूर किया करें जो भी आपको सॉल्यूशन कराया जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आगे की चर्चा करते हैं जो कि होगा छठा प्रश्न। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की जो स्थापना है ये जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें ये कब की गई थी पूछे तो 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी जगजीवन राम के नेतृत्व में। और अगर बात करें तो फरवरी 1977 ध्यान रख सकते हैं कि ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। हालांकि अगर बात करें तो और भी इसमें नेता शामिल थे। जगजीवन राम तो नेतृत्व किए थे, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा, नाम ध्यान रखिएगा, हो सके आपको ऑप्शन में चारों दे दे तो ध्यान होना चाहिए। नंदिनी सतपथी, नंदिनी सतपथी ये भी क्या थे? जगजीवन राम के साथ शामिल थे, तो ये ध्यान रखना है। और मई 1977 में, कब? तो मई 1977 में इस पार्टी का विलय हो गया था, जनता पार्टी में हो गया था, जनता पार्टी में। ये प्रश्न भी एक काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान होना चाहिए। ठीक, आगे की बात करेंगे। 7वां नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ये हम टॉपिक वाइज में भी पढ़ा चुके हैं। तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से जो अलग करता है वो है मलक्का जल संधि। कौन हो जाएगा? मलक्का जल संधि। वहीं बात करें मलक्का जल संधि की, तो ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर से। यहाँ हमको अलग करता है जो पूछा था, तो जोड़ने वाला भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रख लेंगे। वहीं ऑप्शन ए है सुंडा जल संधि की। अगर हम बात करें तो सुंडा जल संधि से आपको क्या ध्यान रखना है कि सुंडा जल संधि जो है ये जावा को सुमात्रा से अलग करता है। अलग करता है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, ठीक, समझ जाइएगा कि जावा को सुमात्रा से अलग करता है। लेकिन जोड़ता किसको है? तो जोड़ता है ये हिंद महासागर को जावा सागर से। तो ये चीज़ें भी आपसे दोनों का पूछ सकता है, किससे किसको अलग करता है और किससे किसको जोड़ता है। ठीक, ऑप्शन सी था, क्या कहता है? जोहोर जल संधि। तो जोहोर जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। सिंगापुर को किससे? तो मलेशिया से। हो सके आपसे मिलान के रूप में पूछ लिया जाए प्रश्न को। और जोड़ता किसको है? तो जोड़ता है यह दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से, अंडमान सागर से। तो सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे की चर्चा करें। और ये क्या है? पाक जल संधि। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि पाक जल संधि जो है भारत के पंबन द्वीप की बात आएगी तो इस किससे अलग करता है? तो श्रीलंका से। किससे अलग करता है? तो श्रीलंका से अलग करता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, और क्या ध्यान रख सकते हैं कि एक पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा है, उसका नाम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य आपसे पूछ देगा कि किससे जुड़ा है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न आपका?
और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को बता दें कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ आप लोग क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, तो लाइक शेयर किया कीजिए। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। बाकी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किया जाते हैं, तो आप हमारी मेहनत को सफल बनाइए। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को हाइप करना ना भूलें, हाइप भी कर दीजिए। और जो भी पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और सारे विषय कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग बस सपोर्ट करें। और आपको दोपहर 1 बजे रेगुलर क्लासेस मिलते रहती हैं। आ जाइए 8 नंबर प्रश्न पे। देखिए बिल्कुल एग्जाम में आने वाला प्रश्न पूछता है ऐसे प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सही तथ्य है? सही पूछा गया है तो हमें सारे पढ़ना पड़ेगा। अगर बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण दिया है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो सबको आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है कि क्या क्या आपसे ध्यान ये देना है कि आपका ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला और 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए एक ऑप्शन में कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ए में है और डी में है, बाकी सी और बी में नहीं मौजूद है। तो जब ये सही है और ऑप्शन में है ही नहीं तो ये क्या हो गया, ये तो आंसर होने वाला नहीं है। या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। आगे की चर्चा करते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, क्या ये बात सही दिया हुआ है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी 2 नंबर भी सही है। तीसरा की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन हो जाएगा? पटना ही हो जाएगा, ये भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो शेखपुरा, ये भी सही है। यानी चारों कथन सही दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, और आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न था कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तब तो पूर्वी चंपारण। लेकिन देखिए एक सेंटेंस से कितना क्वेश्चन बदल जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत वाला जिला, तब क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा समस्तीपुर। तो ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक, वहीं और जो भी था पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन में ही आपको मौजूद था। ठीक, अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। रोहतास जिला की बात हुई है तो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोहतास जिला 1972 में, कहा तो 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आया। चूँकि 1972 में हुआ क्या था कि बिहार का शाहाबाद जिला, आप सुने होंगे ना, शाहाबाद जिला, उसको भोजपुर और एक क्या कहता है, रोहतास, 2 जिलों में बांट दिया गया। ठीक, इसके बाद बिहार में शाहाबाद नाम का कोई जिला नहीं रहा, लेकिन रोहतास का ये क्या हुआ जो बटा, तो रोहतास का पूछा गया था 1972 में। ठीक, और आपको ये पता है कि शाहाबाद जिला जो है इसका मुख्य शहर की बात करेंगे तो ये कौन कौन सा शहर हो जाएगा? आरा शहर। और आरा शहर ये ध्यान आपको रख लेना है, जहाँ से नेतृत्व कौन किए थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कुंवर से। ठीक, और अगर हम बात करें तो रोहतास जिला की बात आई है तो रोहतास सबसे साक्षर जिला है। तो रोहतास से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका मुख्यालय पूछे तो कि रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए सासाराम, सासाराम।
जहाँ शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा है। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था, ये सब आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसी तरह से 1991 ध्यान रख सकते हैं। 1991 क्यों ध्यान रखना है, चूँकि 1991 में रोहतास जिला का एक भाग को अलग करके कैमूर जिला बना दिया गया। कौन जिला बना दिया गया, तो कैमूर जिला बना दिया। और कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, कैमूर जिले का मुख्यालय हो जाएगा आपका शहर भभुआ में। तो ये सब आप बेसिक जानकारी है, लेकिन ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे की चर्चा कर लें। 10 नंबर प्रश्न, और क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? कब की बात है, तो 1919 का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर को। कब, तो 17 अक्टूबर को मनाया गया था। वहीं अगर और क्या ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा 1919 में तो इस तारीख को मनाया ही गया, 17 अक्टूबर को। ठीक। और भारत में अगर बात करें भारत में खिलाफत आंदोलन के अगर आपसे मुख्य नेता का नाम पूछ दे, तो मुख्य नेता, नेतृत्वकर्ता, तो ध्यान रखिएगा कि यूपी के कौन थे, अली बंधु मोहम्मद अली, यानी अली बंधु कहने का मतलब हुआ मोहम्मद अली, और कौन, शौकत अली थे, शौकत अली। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट बनेगा। ठीक। खिलाफत की बात आई है तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहीं 23 नवंबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अगर हम बात करें, कहाँ, तो दिल्ली में क्या हुआ था, प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत समिति का, खिलाफत, इस तरह से ध्यान रखिएगा, खिलाफत समिति का आयोजन हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। ये एक प्रश्न आपको बन सकता। और डेट क्या था, तो 23 नवंबर 1919 को, और दिल्ली में। तो हो सकता है ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो नवंबर 1928 में हुई थी। देखिए 1928 हर ऑप्शन में ही मौजूद है, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट याद होना चाहिए कि नवंबर 1928 में हुई थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर, क्या कहता है, आपको अच्छे से पता है कि लाहौर में हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि साइमन आयोग के जो विरोध प्रदर्शन के दौरान इन पे क्या हुआ था, लाठीचार्ज कर दिया गया था, और ब्रिटिश पुलिस की लाठी के प्रहार से ही इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक। और इनको कौन सा नाम से जाना जाता था, तो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया। साथ ही साथ आपको पता है ये गरम दल के नेता भी थे, गरम दल के नेता के रूप में भी थे। कौन, तो लाला लाजपत राय। तो यही सब छोटा पॉइंट जो बनता है एग्जाम में आपके लिए कभी कभी ये क्या कर देता है, समस्या खड़ा कर देता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। 12 नंबर प्रश्न, और देखिए आप लोग का हर विषय शामिल किया गया, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री का प्रश्न, क्या कहता है, पॉलिटी का प्रश्न, हर विषय का, साइंस का प्रश्न, इसमें सारे शामिल किए गए हैं। आप लोग खुद देखिए, सारा मिला के प्रश्न तैयार किया गया है। 12 नंबर चर्चा कर लेते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
तो ये स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। किसने? तो ज्योतिबा फूले ने। कब किया था? तो ये भी ध्यान रखना है कि 1873 में। कब? तो 1873 में। वहीं बात करें इनकी कुछ पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रख लेना है, या साहित्य साहित्य का नाम ध्यान रखिए। क्या पूछ लेता है? गुलामगिरी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि किनकी साहित्य है, तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा। और एक और ध्यान रखिएगा, किसान का कोड़ा। किसान का कोड़ा, तो ये भी आपको ध्यान में दोनों साहित्य का नाम ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर। तो बी से बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें, बी आर अम्बेडकर की, तो इनका एक एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तब क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, ये पूछता है। वहीं ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी की बात हुई है, महात्मा गांधी की। तो इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने किया था और हरिजन नामक पत्रिका भी निकाला था। तो हो सके मिलान के रूप में ही आपसे पूछ लिया जाए। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखा जाए। क्या है 13 नंबर प्रश्न? विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो विकास हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। किससे? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क के ठीक नीचे। किसके नीचे? तो मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है और कई प्रकार का ये हार्मोन स्रावित करता है, और उन्हीं में से एक क्या है? विकास हार्मोन। विकास हार्मोन की अगर मतलब कहने का मतलब हुआ विकास हार्मोन, विकास हार्मोन का मतलब हुआ कि हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास में सहायक। हड्डियों एवं मांसपेशियों, हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास में क्या होगा? सहायक होगा, या विकास को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। विकास को नियंत्रित करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक। वही बात करें कि पिट्यूटरी ग्रंथि को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा वो नाम क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? और जाना जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी? तो 2019 में, जो कि गांधी जी के जयंती पर, गांधी जी के क्या कहता है अवसर पर, गांधी जी के अवसर पर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी 2019 में। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी इसमें लिखना क्या है आपको पता ही है कि इसमें क्या रहेगा। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को सुधारना, संरक्षित करना, प्रदूषण मुक्त करना जल स्रोतों को, यही सब रहेगा ना। तो इसको क्या करना है? लिखना उखना नहीं है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ध्यान रहेगा तो आप लोग आंसर करके निकलेंगे। आ जाइए 15 नंबर। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? देखिए करंट का भी क्वेश्चन आ गया। तो ये लॉन्च होगा कब? 2026 में। कब होगा? तो 2026 में। और यह जो मिशन है समुद्रयान मिशन 6000 मीटर की गहराई तक क्या करेगा? समुद्री संसाधनों का खोज करेगा। तो ये चीज़ें आपको इसमें बस ध्यान में रख लेना है। आगे की चर्चा करते हैं, चूँकि ये करंट का क्वेश्चन है, याद रहा तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर
मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से और क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन ए है जल, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी तो प्राप्त होगा ही साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होगा। तो ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना, यानी कि मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, मरकरी और ऑक्सीजन। तो यही तो बनेगा बैलेंस। ठीक, वहीं अगर बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात आ गई है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को शॉर्ट में लिख देते हैं HgO, समझ जाइएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला बात कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहने का मतलब क्या हुआ, अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक यौगिक है जी, कंपाउंड है ना, तो अकार्बनिक क्या है, यौगिक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ये किस रंग का होता है ये पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह लाल या नारंगी रंग का होता है, लाल या नारंगी रंग का होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ये क्या होता है, साथ ही साथ गंधहीन होता है। कैसा होता है, तो गंधहीन होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। वही आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि जब आपसे पूछे इसका मुख्य अयस्क क्या होगा, तो ये आपको हम पढ़ाए भी है, सीने बार होगा। कौन सा होगा, सीने बार होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। आइए 17 नंबर पे, जून 2025 के अनुसार भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न आपका पूछ सकता है, ज़्यादा ही ध्यान रखना है। तो जून 2025 तक की ही आंकड़ा पूछा गया है, तो ये कितना हो गया है, 91 हो गया है। कितना, तो 91 हो चुका है, ये बात ध्यान में रख लेना है। अगर हम बात करें तो नवीनतम स्थल जो सूची में शामिल हुआ है, कुछ नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नवीनतम स्थल जो कि रामसर साइट्स में जो भारत में जुड़ा है, उसका नाम है जैसे खीचन, खीचन हो गया, फलौदी हो गया, ये सब कहाँ का है, तो राजस्थान का। पूछ सकता है एक से आपसे एग्जाम में, खीचन, फलोदी। दूसरा वर्ब अगर हम बात करें तो मेनार, ये भी कहाँ से संबंधित हो जाएगा, राजस्थान से ही संबंधित हो जाएगा। तो ये दो नाम अभी चर्चा में रहा है ज़्यादा, तो ध्यान इसको जरूर रखिएगा। वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछते कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट, सबसे अधिक रामसर साइट जो कि जून तक की ही बात हो रही है, तो किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कितना है, तमिलनाडु में 20 पहुंच चुका है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे की चर्चा कर लेते हैं। और ये एक बार फिर से आप लोगों के लिए चैनल संबंधित जानकारी लगा दी गई है, तो कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका कमेंट हो, ज़रूर किया करें। साथ ही साथ जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए भर भर के आप लोग। बाकी हर विषय का NCERT आपको दिया ही जा रहा है, आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, हाइप जो भी होता है कर दिया कीजिए। आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है, बताइए, उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो हमारा तो इतना मेहनत व्यर्थ हो जाता है। आप लोग एकदम दिल तोड़ देते हैं, तो दिल नहीं तोड़ा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। और हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा, लेकिन सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है, पूछा जा रहा है। ठीक है, नाम देखिए कैसा कैसा है, दस्त ए कबीर मरुस्थल, बताइए, दस्त आ रहा है, दस्त ए लूट मरुस्थल, रूब अल खाली मरुस्थल। तो इनमें से ईरान में पूछ रहा है, तो ईरान में जो है दस्त ए कबीर मरुस्थल और दस्त ए लूट मरुस्थल, ये दोनों कहाँ है, ईरान में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
वहीं दस्त एक कबीर मरुस्थल को एक नाम से और जाना जाता है, ग्रेट साल्ट, ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी इसको कह दिया जाता है। एक नाम तो रखना मुश्किल है और ये भी समझिए आ गया, तो ध्यान रखिएगा कि और क्या कहा जाता है। ठीक। और ऑप्शन सी था रूब अली खाली मरुस्थल, तो ये कहाँ है? ये है सऊदी अरब में। कहाँ? तो सऊदी अरब में स्थित है रूब अल खाली मरुस्थल। इसी तरह से एक और नाम ध्यान रखिएगा, पूछता है अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल ये कहाँ है? तो ये जो है सऊदी अरब में ही है, सऊदी अरब में ही है। तो 2 ईरान का जान गए और 2 किसका जान गए? सऊदी अरब का भी जान गए। और वहीं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल, ये तो आपको रटा रटाया है, कई बार आप पढ़े भी हैं, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका पौधा लगाया है? इसको भी करिए स्टार मार्क, करंट अफेयर में पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए क्या होगा इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ये पौधा लगाया है किसका? सिंदूर का। समझ में आ ही रहा होगा कि सिंदूर क्यों बनेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट, चूँकि ऑपरेशन सिंदूर। तो 5 जून 2025 को ये हुआ कि पीएम मोदी जी ने क्या किया, अपने आवास पर सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। तो इसमें आपको ये चीज़ जानकारी ध्यान में बस रख लेना है। और ये तो करंट का क्वेश्चन है, पूछेगा, डायरेक्ट आंसर आपको देना है। आगे की चर्चा कर लेते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में से कौन है? यानी जिसको इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं। तो पॉलीथीन का एकलक पूछा गया है, तो इसका एकलक हो जाएगा एथिलीन। कौन हो जाएगा? तो एथिलीन। ये बात हो गई। और अगर बात करें, यही आपसे पूछ लेता कि स्टाइरिन जो है, स्टाइरिन जो है ये किसका एकलक है? तो ये है पॉलीस्टीरीन का। किसका? पॉलीस्टीरीन का। तो हो सके आपसे पॉलीथीन की जगह पॉलीस्टीरीन ही पूछ ले। तो यहाँ तो स्टाइरिन और यहाँ स्टीरीन, तो आप पकड़ लीजिएगा आंसर ऑप्शन में रहेगा। तो वहीं प्रोपोलीन है, तो प्रोपोलीन किसका है पूछ देगा तो कि ये किसका एकलक है? तो ये पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन का क्या है? एकलक है। चूंकि पॉलीथीन का बहुलक कौन हो? पॉलीथीन एक बहुलक है, लेकिन इसका एकलक कौन है? तो एथिलीन है। उसी तरह से पॉलीस्टीरीन का क्या कहता है कि पॉलीस्टीरीन जो दिया हुआ है, तो पॉलीस्टीरीन का एकलक कौन हो जाएगा? स्टाइरिन हो जाएगा। और उसी तरह पॉलीप्रोपिलीन बहुलक है, तो उसका एकलक कौन हो जाएगा? प्रोपिलीन हो जाएगा। यहाँ भी लीन लगा हुआ है, पिलीन, तो ये दोनों आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक। वहीं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बैकेलाइट का निर्माण, बैके, ये सब सारा एनसीईआरटी टर्म है कि बैकेलाइट का निर्माण जो है किस तरह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फिनॉल और बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनाया जाता है। अभिक्रिया से बैकेलाइट का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। ठीक। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक जानकारी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पे। निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए। ये तो आपको हम कई बार ट्रिक से ही याद करवा दिए हैं। तो जीवाणु जनित रोग हो जाएगा कि पंडित का टीका क्या है? न्यू है। पंडित का टाई न्यू है, ट्रिक आपको हम पहले भी करवा चुके हैं। तो और अगर यही कौन सा जीवाणु है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। लास्ट में निमोनिया का न्यूमोनी ध्यान में रख लेना है।
और इसका संचरण जो है अगर हम बात करें निमोनिया का, तो श्वसन नली और किस में होगा, फेफड़ा में, श्वसन नली और फेफड़ा में होता है। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ दे कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व निमोनिया दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, हर साल 12 नवंबर को। कब, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब चलिए कुछ और जीवाणु जनित रोग का जीवाणु जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेता है प्लेग, तो इसका जीवाणु कारक क्या हो जाएगा, पर्सनिया पेस्टिस। ये सब रिपीट होते रहता है, कई बार पूछा भी गया है, तो पर्सनिया पेस्टिस हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछे टाइफाइड का तो कौन सा कारक बनेगा, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और ये सब टाइफी देखिए टाइफाइड, प्लेग देखिए पेस्टिस, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। और ये सब सारे जीवाणु जनित रोग है। तपेदिक की बात करें, एक तपेदिक का पूछ लिया जाता है। तपेदिक यानी कि टीबी, यक्ष्मा जिसको बोल देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मिलान के रूप में पूछता है, भर भर के भी, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।